जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 23 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये हम बात करें दोस्तों विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। दोस्तों, ये जो दिवस है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, ये हम मनाते हैं 21 अक्टूबर। कब? 21 अक्टूबर को जो है हम मनाते हैं विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये दिवस जो है दोस्तों, जब याद रखना दोस्तों, आयोडीन की कमी थी। कब दोस्तों? आयोडीन की दोस्तों जो कमी है, आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए, याद रखना दोस्तों, आयोडीन की जो कमी है, आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए जो 1992 के अंदर, याद रखना 1992 के अंदर दोस्तों जो है नमक के अंदर दोस्तों आयोडीन जो है ये अनिवार्य कर दिया। क्या दोस्तों? नमक के अंदर जो है आयोडीन अनिवार्य कर दिया। क्यों दोस्तों? आयोडीन की कमी को दूर करने के कारण। किस साल दोस्तों? 1992 के अंदर किया गया। और इसीलिए जो है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाते हैं? तो 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम चाहिए कि जो आयोडीन की कमी है, इस आयोडीन की कमी से होता है हमारा गॉइटर। क्या बोलते हो? गॉइटर जो है, जिसे हम दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं गॉइटर। ये जो गॉइटर रोग है ये होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। किससे दोस्तों? गॉइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि जो है ये दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। अगला प्रश्न है, जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम चाहिए कि जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल घड़ी जो है ये कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। किस ग्रंथि को कहा जाता है? जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? जैविक घड़ी जो है ये पीनियल ग्रंथि को कहते हैं हम जैविक घड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है। दोस्तों, आप सभी को मालूम चाहिए कि मिश्रित ग्रंथि जो है ये कौन सी ग्रंथि है। दोस्तों, ये जो मिश्रित ग्रंथि है ये एक अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये जो मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों ये कौन सी ग्रंथि है? ये है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? ये है अग्नाशय ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो मैं आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, ये हम मनाते हैं 21 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से रोग होता है गॉइटर। कौन सा? गॉइटर जो रोग है, गॉइटर ये होता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है थायराइड। आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों, थायराइड जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमने आपको बता दी लीवर जो है ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है। आप सभी को मालूम चाहिए जैविक घड़ी जो है ये हम पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। किस ग्रंथि को? पीनियल जो ग्रंथि, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल घड़ी, यानी जैविक घड़ी। अगला प्रश्न है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है। आप सभी को मालूम चाहिए कि जो मिश्रित ग्रंथि है ये अग्नाशय ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि है एक अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। आप सभी को मालूम चाहिए हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के। और ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कानून का शासन। इसका अर्थ क्या है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यानी कानून का शासन। बात की जाए इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है विश्व न्याय परियोजना यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है ये इसे जारी करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को। और आप सभी को मालूम चाहिए इसके अंदर जो है इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर कुल कितने देश हैं। तो इसके अंदर कुल है 139 देश। इसके अंदर कुल कितने देश हैं?
इसके अंदर है कुल 139 देश, और आप सभी को मालूम चाहिए कि भारत की रैंक इसके अंदर क्या रही है। तो प्रश्न में भी यही पूछा गया कि भारत की रैंक कौन सी है। भारत की रैंक है 79, ठीक है। तो याद रखना है 139 में से जो है भारत की रैंक है 79। बात की जाए फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो फर्स्ट रैंक पर आपसे कौन है, फर्स्ट पर है डेनमार्क। फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर है डेनमार्क। अगर बात की जाए सबसे एंड पर यानी 139 रैंक पर कौन है, तो 139 रैंक पर है वेनेजुएला। कौन है, वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला ये 139 रैंक पर, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा कि पाकिस्तान कौन से रैंक पर है, तो दोस्तों पाकिस्तान जो है ये 139 में से 136 रैंक पर है, ठीक है। पाकिस्तान जो है ये 139 में से 136 रैंक पर है। भारत 79 रैंक पर है। फर्स्ट पर डेनमार्क है, 139 पर वेनेजुएला है, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 79 इसका सही उत्तर है। और दोस्तों आपसे को मालूम चाहिए ये जो रूल ऑफ इंडेक्स इसे जारी कौन करता है दोस्तों, जो कानून का शासन है, ये जो इंडेक्स इसे जारी कौन करता है, इसे जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसे जारी करता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसे जारी करता है। अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है। आप सभी को मालूम चाहिए कि जो विश्व खुशहाली सूचकांक इसे जारी कौन करता है, इसे जारी करता है यूएन इसे जारी करता है। और इसके अंदर जो भारत की रैंक है, तो इसके अंदर भारत की रैंक है 139। इसके अंदर भारत की रैंक है, इसके अंदर भारत की रैंक है 139। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। आप सभी को मालूम चाहिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इस सूचकांक के अंदर आप सभी को मालूम चाहिए कि भारत की रैंक है इसके अंदर 142। इसके अंदर भारत की रैंक है, इसके अंदर भारत की रैंक है 142। और आप सभी को मालूम चाहिए कि अगर आपसे पूछा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो इसे जारी कौन करता है, तो ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसे जारी करता है कौन, इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसे जारी करता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है। और दोस्तों आपसे कौन चाहिए जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि ये जो है इंडेक्स क्या करता है, तो ये इंडेक्स सिंपल दोस्तों, ये जो है किस देश की जो सैन्य ताकत है वो कितनी मजबूत है। क्या दोस्तों, किस देश की जो सैन्य पावर, सैन्य ताकत जो है ये कितनी मजबूत है, ये बताया, ये जो है बताता है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। और आपसे को मालूम चाहिए कि दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट पर कौन है, इसके अंदर फर्स्ट पर है यूएसए। इसके अंदर फर्स्ट पर कौन है, इसके अंदर फर्स्ट पर है यूएसए। सेकंड पर है रशिया, सेकंड पर है रशिया। बात की जो थर्ड पर कौन है, तो थर्ड पर है चाइना। थर्ड पर है चाइना। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि फोर्थ पर कौन है, दोस्तों फोर्थ पर है हमारा भारत। फोर्थ पर कौन है, तो फोर्थ पर है हमारा भारत। सैन्य ताकत बताता है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फर्स्ट रैंक यूएसए की है, सेकंड है रशिया, थर्ड है चाइना और फोर्थ है भारत, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों आपसे कौन आना चाहिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत की रैंक कितनी है, ये मैं आपको बता दिया 142 इसकी रैंक है। प्रश्न है दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों आपसे कौन आना चाहिए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है इसके अंदर भारत की रैंक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है 46। अगला प्रश्न है अगर आपसे पूछा है कि निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस भाग में जोड़ी गई। आपसे कौन सा प्रश्न है निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस भाग में जोड़ी गई। प्रश्न है दोस्तों जो निःशुल्क विधिक सहायता ये संविधान के किस भाग में जोड़ी गई है, तो ये जोड़ी गई है भाग नंबर 4। किस भाग के अंदर, भाग नंबर 4 के अंदर जोड़ी गई है निःशुल्क विधिक सहायता संविधान संशोधन के, संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 के अंदर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अगर आपसे पूछे कि द हेग कहाँ पर है, तो ये जो द हेग है ये कहाँ पर है, ये नीदरलैंड के अंदर। द कहाँ पर, द हेग है नीदरलैंड के अंदर। और द हेग के अंदर कहाँ पर, तो सर दोस्तों नीदरलैंड के अंदर कहाँ पर, तो द हेग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि 20 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति डैम सेड्रा मैसन को चुना। आप सभी को मालूम चाहिए कि दोस्तों बारबाडोस जो है, इस बारबाडोस को दोस्तों इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है, इसके अंदर दोस्तों कुल है 2.85 लाख पॉपुलेशन है। कुल पॉपुलेशन कितनी है बारबाडोस जो है, इसके अंदर कुल पॉपुलेशन है 2.85 लाख। और दोस्तों आपसे क्या होना चाहिए, ये जो है बारबाडोस जो है पहले किसका गुलाम था, तो बारबाडोस जो है पहले ब्रिटेन का गुलाम था। बारबाडोस पहले किसका गुलाम था, बारबाडोस जो दोस्तों ये पहले ब्रिटेन का गुलाम था। और दोस्तों ब्रिटेन इसके ऊपर राज कौन करता था,
दोस्तों बारबाडोस पर जो है राज करती थी महारानी एलिजाबेथ। कौन? महारानी एलिजाबेथ जो है ये बारबाडोस पर राज करती थी। और अब सभी को मालूम होना चाहिए कि राज्य प्रमुख कौन थी। तो एक सिंपल तरीके दोस्तों कि बारबाडोस जो है इसकी राज्य प्रमुख कौन थी। तो दोस्तों बारबाडोस की जो है राज्य प्रमुख थी महारानी एलिजाबेथ। और दोस्तों जब बारबाडोस को जब आज़ादी मिली तो दोस्तों आज़ादी के बाद जो है इनका पहला राष्ट्रपति अब नियुक्त किया गया है। और दोस्तों आपसे कौन चाहिए कि बारबाडोस की पहले राष्ट्रपति कौन बनी है। दोस्तों बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है डैम सेड्रा मैसन। कौन दोस्तों? जो डैम सेड्रा मैसन है ये बनी है बारबाडोस की पहली। दोस्तों बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है डैम सेड्रा मैसन। और आपसे कौन होना चाहिए बारबाडोस जो है ये पहले किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2.85 लाख इसकी जो है कुल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी घोषित किया है? दोस्तों ये जो एल सल्वाडोर, कौन सा दोस्तों? ये जो एल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर। दोस्तों एल सल्वाडोर ने क्या किया? दोस्तों एल सल्वाडोर जो है इसने क्रिप्टो करेंसी को जो है लीगल घोषित किया है। क्रिप्टो करेंसी को क्या घोषित किया है? क्रिप्टो करेंसी को इसने लीगल घोषित किया है। अगला प्रश्न है, युकाटन चैनल किन दो देशों को अलग करता है? दोस्तों आपसे को मालूम चाहिए युकाटन चैनल जो है, कौन सा चैनल? युकाटन चैनल जो है ये मैक्सिको और क्यूबा को, किसे? मैक्सिको और क्यूबा, मैक्सिको और क्यूबा जो है इन दोनों को अलग करने का काम किस चैनल का है? तो युकाटन चैनल का काम है मैक्सिको और क्यूबा इन दोनों को अलग करने का। अगला प्रश्न है कि मिगेज डियाज कैनल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? दोस्तों आपसे कौन से हम बात कर रहे हैं मिगेज डियाज कैनल। मिगेज डियाज कैनल जो दोस्तों ये जो कैनल है ये दोस्तों किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये दोस्तों ये जो कैनल है ये बने क्यूबा के राष्ट्रपति। कहाँ के? क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं ये कैनल। और दोस्तों आपसे कौन सी क्यूबा की जो है राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना। और दोस्तों आपसे कौन होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा कि कौन सा महासागर एस आकृति में है, आपसे कौन होना चाहिए कि जो अटलांटिक महासागर है। कौन सा दोस्तों? जो अटलांटिक महासागर है, जो अटलांटिक महासागर है ये दोस्तों एस आकृति में है। अटलांटिक महासागर किस आकृति में? अटलांटिक महासागर जो है एस आकृति में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्माइल याकूब साउरी, इस्माइल रईसी, नेफ्ताली बेनेट, फूमियो किशिदो कौन है? दोस्तों हम पहले बात करते हैं कि इस्माइल याकूब साउरी, दोस्तों ये जो है सभी के सभी राष्ट्रपति पीएम है कहीं ना कहीं के। दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो इस्माइल, दोस्तों हम बात कर रहे थे इस्माइल याकूब साउरी। दोस्तों ये जो इस्माइल याकूब साउरी आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये जो है कहाँ के, अगर आपसे बात कीजिए कहाँ की जो है पीएम है, तो इस्माइल याकूब साउरी जो है आपको पता होना चाहिए मलेशिया की पीएम। कहाँ के हैं? ये है मलेशिया की पीएम। कौन? इस्माइल याकूब साउरी। अगर बात की जाए इस्माइल रईसी, तो दोस्तों ये जो इस्माइल रईसी है यह ईरान के, कहाँ की? ईरान के नए जो है पीएम नियुक्त किए गए इस्माइल रईसी। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया नफ्ताली बेनेट, दोस्तों ये जो नफ्ताली बेनेट आप सभी को दोस्तों बता भी है कि दोस्तों ये जो है इजराइल के, कहाँ के? इजराइल के जो दोस्तों नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि फूमियो किशिदा, कौन दोस्तों? फूमियो किशिदा जो है ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं? तो फूमियो किशिदा है जापान के नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रहा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा दोस्तों ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे को मालूम चाहिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये जो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है आपसे को मालूम चाहिए किस बांध के पास है? दोस्तों ये है हीराकुंड बांध के पास। किस बांध के पास है? तो दोस्तों ये जो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये है हीराकुंड बांध के पास। और दोस्तों आपसे को मालूम चाहिए कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? हीराकुंड बांध है महानदी पर। और अगर आपसे बात की जाए कि आखिर इस प्रश्न का अर्थ क्या है, दोस्तों आपसे को मालूम चाहिए कि पहली बात दोस्तों ये देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये स्थित है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर जो है ये स्थित है। और दोस्तों ये जो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर दोस्तों जो है 400 परिवार रहा करते थे। कितने दोस्तों? 400 परिवार रहा करते थे।
और यहाँ से जो दोस्तों उन्हें उन जो वो जो परिवार दोस्तों कुल 400 परिवार को जो है स्थानांतरित किया गया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दोस्तों मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए जो है 2 कारण थे दोस्तों कि जो 400 परिवार है दोस्तों, ये 400 फैमिलीज थी, इन्हें दोस्तों वहाँ से स्थानांतरित किया गया। पहला कारण था दोस्तों मानव वन्य जीव संघर्ष जो है इसे रोकने के लिए, किसके दोस्तों, मानव वन्य जीव संघर्ष जो है इसे रोकने के लिए। और दूसरा है कि शून्य कनेक्टिविटी है दोस्तों, यहाँ पर जो नेटवर्क भी नहीं था और दोस्तों यहाँ पर जो है कोई भी कनेक्शन या फिर दोस्तों कुछ भी नहीं था। इन 2 दोस्तों कारणों की वजह से जो है इन जो 400 फैमिलीज थे इन्हें जो दोस्तों यहाँ से स्थानांतरित किया गया। कहाँ पर दोस्तों, ये हीराकुंड दोस्तों कहाँ पर है, देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा के अंदर है, हीराकुंड बांध के पास है। किस नदी पर है हीराकुंड बांध, तो ये है महानदी पर। किस नदी पर, महानदी पर हीराकुंड बांध। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है दोस्तों, ये सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, तो ये दोनों के दोनों है उड़ीसा के अंदर। दोनों के दोनों कहाँ पर है, दोनों के दोनों है उड़ीसा के अंदर। और आपसे कहना चाहिए कि दोस्तों ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क कौन सा, तो ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क अगर आपसे बात की जाए ये किन के लिए मशहूर है दोस्तों, ये जो है ओलिवियर रिडले कछुओं के लिए। किसके लिए, ओलिवियर रिडले कछुए जो है इनके लिए जो है भितरकनिका नेशनल पार्क दोस्तों बहुत ही फेमस है। और दोस्तों आप मुझे दोस्तों कमेंट बताना दोस्तों कि वो कौन सा दोस्तों ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन के अंदर जो है जो ओलिवियर रिडले कछुए है दोस्तों इनका जो है संरक्षण किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ये जो है आप मुझे कमेंट में बताना ऑपरेशन करना। अगला प्रश्न है धानु यात्रा क्या है दोस्तों, धानु यात्रा क्या दोस्तों, धानु यात्रा अगर आपसे बात की जाए, धानु यात्रा रज पर्व और जो नुआखाई है, धानु यात्रा नज पर्व और जो नुआखाई है, तीनों की तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों की तीनों त्योहार है। ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों त्योहार है। बात की जाए कहाँ के हैं ये त्योहार, तो ये जो है कहाँ के त्योहार है, ये उड़ीसा के त्योहार। कौन कौन से, धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखाई। और दोस्तों ये जो धानु यात्रा है इसके अंदर दोस्तों श्री कृष्ण और जो कंस के दोस्तों ये जो दोस्तों श्री कृष्ण एंड कंस दोस्तों मामा और भांजे के बीच में दोस्तों संवाद दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी के दोस्तों उसी से संबंधित है ये उत्सव। और इस उत्सव का नाम क्या है, इस त्योहार का नाम है धानु यात्रा। ठीक है, याद रखना किन संबंधित है, मामा भांजे दोस्तों श्री कृष्ण और कंस से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है। जो 17वीं लोकसभा इसके अंदर सबसे युवा सांसद कौन है, सबसे युवा सांसद है चंद्राणी मुर्मू। कौन, चंद्राणी मुर्मू जो है ये सबसे युवा जो है सांसद है। अगला प्रश्न बात करें दोस्तों, ये जो चंद्राणी मुर्मू है कहाँ के, ये दोस्तों उड़ीसा के। चंद्राणी मुर्मू कहाँ के, ये है उड़ीसा के। अगला प्रश्न है राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से शुरू किया गया। दोस्तों ये जो स्टील प्लांट है कौन सा नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है राउरकेला स्टील प्लांट। सबसे पहली बात दोस्तों ये स्थित किया गया उड़ीसा के अंदर। किसके अंदर, उड़ीसा के अंदर जो है ये राउरकेला स्टील प्लांट स्थित किया गया। बात की जाए किस देश की सहायता से, तो ये स्थित किया गया जर्मनी की सहायता। किससे दोस्तों, जर्मनी की सहायता से जो है उड़ीसा के अंदर कौन सा स्टील प्लांट खोला गया है, राउरकेला स्टील प्लांट। अगला प्रश्न है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया। तो प्रश्न है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया। तो आपसे कौन होना चाहिए कि एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया सुष्मिता लंका। किसे दोस्तों, आपकी सुष्मिता लंका है, सुष्मिता लंका जो है दोस्तों इन्हें दिया गया है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 4th क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको जो है फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इसका 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से संबंधित है वन्यजीव देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। भितरकनिका भी दोस्तों ये जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। और तो आपसे दोस्तों आपसे को मानना चाहिए कि भितरकनिका जो नेशनल पार्क है ये किन कछुओं के लिए जो है फेमस है, ये जो दोस्तों ओलिव रिडले कछुए, क्योंकि ओलिवियर रिडले कछुओं के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 5वें प्रश्न की तरफ, जो कि है चर्चा में रहा G344.7 - 0.1 क्या है। दोस्तों आपसे कौन मुझे कि दोस्तों ये जो G344.7 - 0.1 है ये दोस्तों एक दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इसका ऑप्शन के हिसाब से उत्तर जाएगा तारकीय विस्फोट के अवशेष है। बात करें दोस्तों आखिर ये क्या है, दोस्तों अभी हम जानते हैं कि आखिर जो है ये G344.7 - 0.1 आखिर क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों नासा ने जो है दोस्तों एक चंद्रा एक्स वैधशाला, क्या दोस्तों चंद्रा एक्स वैधशाला जो दोस्तों ये बनाया था नासा ने।
और दोस्तों इसका जो है एक विस्फोट हो गया। क्या हो गया? तो इसका जो है एक तारकीय विस्फोट हो गया। और दोस्तों इसका जो मलबा था, किसका दोस्तों, ये जो चंद्रा एक्स रे वेधशाला, इसका जो दोस्तों मलबा था, इसका जो अवशेष था दोस्तों, उसी को क्या नाम दिया गया? तो उसी को नाम दिया गया G344.7 माइनस 0.1, उसी को नाम दिया गया। किसको दोस्तों? नासा ने दोस्तों क्या बनाया था? एक दोस्तों चंद्रा एक्स रे वेधशाला बनाई थी और दोस्तों उसी का विस्फोट हुआ दोस्तों। उसका जो मलबा था उससे क्या नाम दिया? तो उसके अवशेष, उसका जो मलबा, उसका जो अवशेष था दोस्तों, उसे नाम दिया गया है G344.7 माइनस 0.1। ठीक है, तो आपसे ये जो 5th क्वेश्चन इसका इसे जो है समझ में आ गया क्या किसके द्वारा किया गया था? ये जो है नासा के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, तारकीय विस्फोट के अवशेष है। अगला प्रश्न है दोस्तों ज़ाइकोव डी। दोस्तों ये ज़ाइकोव डी है दोस्तों, ये डीएनए आधारित वैक्सीन है। क्या दोस्तों? डीएनए आधारित वैक्सीन है, डीएनए आधारित वैक्सीन है ज़ाइकोव डी। और आपसे अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों B.1.617.1 क्या है? दोस्तों आपसे कौन चाहिए? B.1.617 ये क्या है दोस्तों? ये जो है कोरोना का वेरिएंट। कौन सा दोस्तों? कोरोना का वेरिएंट। इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है कुप्पा वेरिएंट। क्या दोस्तों? इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुप्पा वेरिएंट। दोस्तों ये जो है कोरोना का वेरिएंट है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि G.1.617.2 मैंने आपको अभी बताया कि 1 जो है ये कुप्पा है और दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम कुप्पा है, ये कोरोना का वेरिएंट है। और दोस्तों ये जो 0.2 है, इसके बस दोस्तों 0.1 को 0.2 लगा दिया है। ये जो है दोस्तों ये भी कोरोना का वेरिएंट। क्या दोस्तों? ये भी कोरोना का वेरिएंट। इसे नाम क्या दिया? इसका नाम दिया गया डेल्टा वेरिएंट। क्या दोस्तों? इसे दिया गया कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, अगला प्रश्न है पीताम्बरी और केसरी किसकी किस्म है? दोस्तों ये जो पीताम्बरी और केसरी है, आपसे कौन चाहिए? जो है हल्दी की किस्में हैं। किसकी? पीताम्बरी और जो केसरी है ये हल्दी की किस्म है। अगला प्रश्न है एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है दोस्तों आपसे कौन चाहिए? दोस्तों एक जो है छोटे छोटे दोस्तों पत्थरों से स्पेस के अंदर जो पत्थर होते हैं दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड। ठीक है, और दोस्तों ये जो है कभी बड़े भी होते हैं दोस्तों, कभी छोटे भी होते हैं। और दोस्तों आपसे कौन चाहिए कि मंगल ग्रह, कौन सा दोस्तों? ये जो मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह में, और दोस्तों ये जो बड़ा दोस्तों बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक बेल्ट है। और दोस्तों कैसा है दोस्तों? वो फुल दोस्तों एस्ट्रॉयड से भरा हुआ बेल्ट है और तो उसी को हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, तो याद रखना है किन दो ग्रहों के बीच में आता है? एक है मंगल ग्रह और एक है बृहस्पति ग्रह। इन दो ग्रह के बीच में आता है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट। अगला प्रश्न दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज के 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आप सभी को आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं 52वां संस्करण 52nd संस्करण किसका? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। किसका? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। कहाँ पर इसका जो है आयोजित किया गया था? तो इसका 52वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया था गोवा के अंदर। कहाँ पर? गोवा के अंदर आयोजित किया गया था इसका 52वां संस्करण। और दोस्तों आपसे को आना चाहिए, दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 52वां संस्करण किसका? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा के अंदर हुआ था। और दोस्तों ये जो गोवा है दोस्तों, ये दोस्तों पहला रेबीज मुक्त राज्य भी कौन सा? पहला जो है फर्स्ट रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है भारत का? तो वो है गोवा। बात की जाए और आपसे दोस्तों पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों पहला हर घर जल वाला राज्य भी गोवा ही है। याद रखना, मैं आपको क्या बताया दोस्तों, पहला रेबीज मुक्त राज्य भारत का वो भी गोवा है, पहला हर घर जल वाला राज्य वो भी गोवा है। और सो बात की जाए ये जो क्षेत्रफल के हिसाब में, क्या तो क्षेत्रफल की जो बात की जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब में जो दोस्तों गोवा के पास जो है सबसे कम है। क्या दोस्तों? जो एरिया दोस्तों गोवा का वो क्या दोस्तों? सबसे कम एरिया है गोवा का, मिनिमम एरिया है गोवा का। बात की जाए दोस्तों ये जो गोवा है इसकी कैपिटल क्या है? दोस्तों गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी। क्या है दोस्तों? गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका 52वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? गोवा के अंदर इसका 52वां संस्करण हुआ था। गोवा दोस्तों ये पहला रेबीज मुक्त भारत का राज्य है, पहला हर घर जल वाला भी राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब में दोस्तों सबसे कम इसके बाद क्षेत्रफल। इसकी राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो है गोवा के बारे में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। और दोस्तों 52वां संस्करण का होता है महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा के अंदर होता। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन भी कहाँ पर हुआ? ये भी गोवा के अंदर का, ये भी गोवा के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण
गोवा के अंदर। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 51वां संस्करण, ये भी कहाँ पर हुआ, याद रखना दोस्तों, 51 और 52वां दोस्तों, ये कहाँ, दोनों के दोनों कहाँ पर हुए, दोनों के दोनों हुए गोवा के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है दोस्तों, ये दिया गया, याद रखना दोस्तों, किसे दिया गया? इन टू द डार्कनेस। किसे? इन टू द डार्कनेस जो है दोस्तों, इसे दिया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री कौन सा है दोस्तों? आपसे कौन चाहिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव है, इसका दोस्तों फोकस कंट्री कौन सा है? इसका फोकस कंट्री है बांग्लादेश। इसका फोकस कंट्री कौन है? बांग्लादेश जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है फोकस कंट्री। अगला प्रश्न है, सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है दोस्तों? ये जो सिग्मो फेस्टिवल है, कौन सा सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का है? ये भी गोवा का है। सिग्मो फेस्टिवल भी किस राज्य का है? गोवा का ही है। अगला प्रश्न है, गोवा किसका उपनिवेश था? तो गोवा जो है दोस्तों, गोवा किसका उपनिवेश था दोस्तों? गोवा जो है पुर्तगाल का। किसका? गोवा जो है ये पुर्तगाल का उपनिवेश था, गोवा। ठीक है दोस्तों, और आपसे कौन चाहिए दोस्तों कि दोस्तों पुर्तगाल जो है दोस्तों, ये जो पुर्तगाल है, भारत के अंदर सबसे पहले भी यही आए थे और दोस्तों सबसे अंत में भी यही गए। याद रखना दोस्तों, भारत के अंदर सबसे पहले भी यही आए थे और सबसे अंत में भी यही गए। और दोस्तों ये जो पुर्तगाल दोस्तों, पुर्तगाल जो है, इस पुर्तगाल ने जो दोस्तों भारत के अंदर तंबाकू की खेती की। किसकी दोस्तों? पुर्तगाल ने जो दोस्तों भारत के अंदर किसकी खेती की थी? तंबाकू की खेती किसने की थी? पुर्तगाल ने, भारत के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले भी यही आए थे और तो सबसे बाद में भी यही गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आपसे कौन चाहिए दोस्तों, ये सखारोव पुरस्कार ये किससे सम्मानित है? ये सम्मानित दोस्तों मानवाधिकार पुरस्कार से। दोस्तों किस तरह का पुरस्कार? ये दोस्तों एक मानवाधिकार पुरस्कार है, सखारोव पुरस्कार। और दोस्तों इसे किसने जारी किया है? इसे जारी किया है दोस्तों, आपसे कौन इसे जारी, सखारोव पुरस्कार जो इसे जारी किया है यूरोपियन संघ ने। किसे? यूरोपियन संघ के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों आपसे कौन चाहिए, जो यूरोपियन संघ है, इसके अंदर कुल कितने देश हैं? वर्तमान में इसके अंदर जो है कुल 27 देश हैं। और दोस्तों इनमें से जो है एक देश इसके अंदर से दोस्तों ये चला गया, एक देश इसके अंदर से जो है हट चुका है। उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है दोस्तों इस देश से, किससे, इस संघ से, यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन संघ जो इससे हट चुका है। और वर्तमान में यूरोपियन संघ में कुल कितने देश है? तो वर्तमान में इसके अंदर कुल 27 देश। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया दोस्तों, ये जो सखारोव पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? सखारोव पुरस्कार 2021 जो है दोस्तों, ये दिया गया एलेक्सी नवलनी। किसे? एलेक्सी जो नवलनी है, इन्हें दिया गया सखारोव पुरस्कार 2021। क्योंकि दोस्तों ये जो एलेक्सी नवलिन है, पहली बात दोस्तों ये जो है रूस के अंदर, क्या दोस्तों रूस के अंदर जो है एक विपक्ष के नेता है दोस्तों। ये रूस के अंदर जो है विपक्ष के नेता हैं दोस्तों। वर्तमान में जो रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन का शासन चल रहा है दोस्तों, एंड दोस्तों इनके विपक्ष में जो पार्टी है दोस्तों, उस पार्टी के नेता कौन है? तो उस पार्टी के नेता है एलेक्सी नवलिन। ठीक है दोस्तों, बात की जाए इन्हें जो है ये आखिर सखारोव पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है दोस्तों ये जो एलेक्सी नवलनी है दोस्तों, ये जो है दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपनी जो मांग है दोस्तों, इन्हें दोस्तों ये जो एलेक्सी नवलनी दोस्तों, ये जो है एक प्रदर्शनकारी है, विपक्ष के भी नेता हैं। और दोस्तों इन्हें इसलिए जो है दोस्तों इन्हें दिया गया सखारोव पुरस्कार। दोस्तों अगर बात की जाए इन्हें क्यों दिया गया सखारोव पुरस्कार, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इन्हें क्यों दिया गया, एलेक्सी नवलनी को क्यों दिया गया पुरस्कार, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो दोस्तों अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए दोस्तों इन्हें जो है दोस्तों सखारोव पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दोस्तों? अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एलेक्सी नवलनी को दिया गया है सखारोव पुरस्कार 2021 इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड। दोस्तों ये जो यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड है ये दिया गया मारिया रेसा। किसे? मारिया रेसा को दिया गया यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड। अगला प्रश्न है प्रित्जकर अवार्ड। दोस्तों ये जो प्रित्जकर अवार्ड है ये दिया गया किसे? दोस्तों ये दिया गया दोस्तों ये जो प्रित्जकर अवार्ड है दोस्तों ये दिया गया दो लोगों को। पहले है दोस्तों, पहले है जीन लैकोटिन। पहले कौन है? पहले है जीन लैकोटिन। और बात की दूसरे कौन है? तो दूसरे हैं लुइस फिलिप। कौन? तो दूसरे हैं लुई फिलिप, जीन लोकाटेव। और दोस्तों दूसरे हैं लुइस फिलिप। इन दोनों को दिया गया दोस्तों कौन सा अवार्ड? इन दोनों को दिया गया प्रित्जकर अवार्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, बात की उससे पहले तो अगर आपसे पूछा गया ये जो प्रित्जकर अवार्ड है किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंध है आर्किटेक्चर, किससे? वास्तुकला से, आर्किटेक्चर से इसका संबंध है प्रित्जकर अवार्ड का।
अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार, तो ये दोस्तों ये अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार है, ये किसको दिया गया, ये जो है दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना। दोस्तों मैंने आपको जो बहुत बार पढ़ाया भी है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों ये दिया गया डेविड डायोप, किसे, डेविड डायोप जो है, कौन, डेविड डायोप जो है, इन्हें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है 69वीं मिस यूनिवर्स 2021। दोस्तों ये जो 69वीं मिस यूनिवर्स जो है, ये मिस यूनिवर्स 2021 किसे दिया गया, एंड्रिया मेजा, किसे, एंड्रिया मेजा जो है, इन्हें दिया गया 69वीं मिस यूनिवर्स बन गई है, 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 की बन गई है एंड्रिया मेजा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का 7वां प्रश्न। हम बढ़ते हैं हमारे आज के 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। दोस्तों आपसे कौन सी हम बात कर रहे हैं, टॉप्स यानी दोस्तों टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स यानी टी से हो जाएगा टारगेट, ओ से हो जाएगा ओलंपिक, पी से हो जाएगा पोडियम और एस से हो जाएगा स्कीम। टारगेट ओलंपिक जो पोडियम स्कीम है, सबसे पहले बात कीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये जो स्कीम है इसकी स्थापना हुई थी 2014 के अंदर। का इसकी कब हुई थी, इसकी हुई थी 2014 के अंदर। अगर आपसे बात की जाए दोस्तों इसका जो क्या है, अगर आपसे बात कीजिए तो टॉप्स के जो है सीईओ कौन है, तो टॉप्स के सीईओ कौन है, पीके गर्ग। कौन, टॉप्स के जो सीईओ है, इसका अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, पीके गर्ग जो है, इन्हें अधिकारी इसका इन्हें जो है टॉप्स का सीईओ जो है ये नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया दोस्तों, इस ये दोस्तों टॉप्स है, इसका आखिर दोस्तों इसका काम क्या है, दोस्तों इसका काम है दोस्तों ओलंपिक में भारत के जो पदक है इन्हें बढ़ाना। इसका काम क्या है, इसका काम है दोस्तों भारत के जो पदक है, क्या दोस्तों, भारत की जो पदक है उन्हें बढ़ाना, किसके अंदर, ओलंपिक के अंदर भारत के पदक को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। किसका, टॉप्स का उद्देश्य। इसकी स्थापना हुई थी 2014 के अंदर, इसकी स्थापना, जिसकी वर्तमान में सीईओ कौन बन चुका है, तो इसके वर्तमान में सीईओ बन चुके हैं पीके गर्ग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है संसद टीवी के नए सीईओ कौन है। संसद टीवी के नए सीईओ है कौन है दोस्तों, तो सबसे कौन है संसद टीवी जो है, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना किन दो जो टीवी इन दोनों के मिलन से इसकी स्थापना हुई। संसद टीवी जो दोस्तों इसकी राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी जो है इन दोनों के दोस्तों मिलन से जो है संसद टीवी की स्थापना हुई थी। बाकी ये संसद टीवी के सीईओ कौन है दोस्तों, संसद टीवी के सीईओ नियुक्त किए गए रवि कपूर। कौन, रवि कपूर जो है संसद टीवी के सीईओ नियुक्त किए गए। बात कीजिए किस समिति की सिफारिश पर जो है संसद टीवी का गठन हुआ था, तो दोस्तों आपसे कौन है, सूर्य प्रकाश समिति। कौन सी, सूर्य प्रकाश समिति की जो है सिफारिश पर संसद टीवी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड कौन है दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसके हेड कौन है, अविक सरकार। कौन दोस्तों, अविक सरकार जो है ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड है। अगला प्रश्न है गोविंद राजालू चिंतालू। दोस्तों ये जो गोविंद राजालू चिंतालू है आपसे कौन होना चाहिए, दोस्तों आपसे को याद रखना है दोस्तों, गोविंद राजालू चिंतालू जो है दोस्तों मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है। दोस्तों ये जो किसके चेयरमैन है दोस्तों, नाबार्ड के चेयरमैन। किसके, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, गोविंद राजालू चिंतालू। और आपसे कौन है दोस्तों कि जो नाबार्ड है दोस्तों इसकी स्थापना बात की जाए किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो इसकी हुई थी शिवरमन समिति। किस, शिवरमन समिति जो है इसकी सिफारिश पर हुई थी नाबार्ड की स्थापना। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन है गोविंद राजालू चिंतालू। ठीक है, अगला प्रश्न है टीबी नरेंद्रन। दोस्तों ये जो टीबी नरेंद्रन है ये दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के हेड है। किसके, तो CII भारतीय उद्योग परिसंघ जो है दोस्तों इसके हेड है कौन, टीबी नरेंद्रन। अगला प्रश्न है दिनेश कुमार खारा। तो दोस्तों ये जो दिनेश कुमार खारा है दोस्तों ये किसके हेड है, दोस्तों ये जो है SBI। किसके दोस्तों, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, SBI का मुख्यालय मुंबई के अंदर। इसके हेड कौन है, दिनेश कुमार खारा। अगला प्रश्न है शिरीषा बांदला। दोस्तों ये जो शिरीषा बांदला है दोस्तों ये कहाँ पर गई थी, दोस्तों ये जो शिरीषा बांदला है ये कहाँ पर गई थी, स्पेस के अंदर गई थी। किसके अंदर दोस्तों, हाल ही में जो है शिरीषा बांदला जो हाल ही में स्पेस के अंदर गई थी। और दोस्तों आपसे कौन चाहिए दोस्तों, किस कंपनी की सहायता से जो है ये शिरीषा बांदला स्पेस के अंदर गई थी, दोस्तों ये जो है वर्जिन गैलेक्टिक। किसके, वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है इसकी सहायता से जो शिरीषा बांदला स्पेस के अंदर गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों चर्चा में रहे पिनाका और स्मर्च क्या है, दोस्तों ये जो पिनाका और स्मर्च है, पिनाका और दोस्तों ये जो स्मर्च है ये दोनों के दोनों क्या दोस्तों, ये दोनों के दोनों है एक दोस्तों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। क्या दोस्तों, एक है दोस्तों ये भारत के जो है एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों। और आपसे कौन होना चाहिए दोस्तों,
ये जो पिनाका है, इस पिनाका का नाम पिनाका क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए, सबसे पहले इसे जो पिनाका है दोस्तों, इसे जो है डेवलप किया गया किसके द्वारा? DRDO के द्वारा जो इसे डेवलप किया गया था। और दोस्तों ये जो है अब दोस्तों 44 सेकंड्स के अंदर कितने दोस्तों, ये जो पिनाका है ये 44 सेकंड्स के अंदर कितने रॉकेट जो है ये एक साथ में छोड़ सकते हैं दोस्तों? 44 सेकंड्स के अंदर जो है दोस्तों ये 12 रॉकेट, कितने 44 सेकंड्स के अंदर जो है 12 रॉकेट छोड़ सकते हैं। कौन सा? पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। बात की जाए दोस्तों ये जो पिनाका है, ये जो पिनाका मैंने आपको बताया DRDO ने से जो है विकसित किया है। और उस बात की इसका नाम पिनाका क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों महादेव, कौन दोस्तों? जो महादेव है दोस्तों, महादेव के धनुष का नाम क्या था दोस्तों? महादेव के जो धनुष है, महादेव के धनुष का नाम था पिनाक। महादेव के धनुष का नाम क्या था? महादेव के धनुष का नाम था पिनाक। और दोस्तों इसीलिए जो है इसका नाम क्या कर दिया? इसीलिए जो है इसका नाम कर दिया पिनाका। ठीक है, बात कीजिए दोस्तों ये जो दोनों रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम पिनाका का दोस्तों, पिनाका और स्मर्थ जो है ये दोनों के दोनों बात कीजिए किस बॉर्डर पर नियुक्त किए गए? ये जो दोस्तों चीन और भारत, इस पर दोस्तों LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन की सीमा पर जो है पिनाका और स्मर्श इन दोनों को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है हेरॉन। दोस्तों ये जो हेरॉन है ये दोस्तों ड्रोन है। क्या दोस्तों? हेरॉन जो है ड्रोन है, किस कहाँ पर दोस्तों इन्हें तैनात किया गया? इन्हें तैनात किया गया LAC पर। कहाँ पर? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत चीन सीमा पर इन्हें तैनात किया गया। किस राज्य से इन्हें लिया गया? तो दोस्तों किस देश से जो है भारत ने हेरॉन ड्रोन खरीदे हैं? दोस्तों इजराइल से। किसी दोस्तों इजराइल से जो है भारत ने हेरॉन ड्रोन खरीदे हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि राफेल, दोस्तों ये जो राफेल है दोस्तों भारत ने जो है किस देश से खरीदा है? राफेल जो दोस्तों भारत ने फ्रांस से खरीदे। किसे? फ्रांस की जो डसॉल्ट कंपनी है, क्या दोस्तों? फ्रांस की जो डसॉल्ट कंपनी है इससे खरीदा दोस्तों राफेल को खरीदा। भारत ने जो है राफेल को फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी से खरीदा है। और तो इसे जो है भारत के अंदर दोस्तों गोल्डन 15, कौन सा दोस्तों? गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 15, गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17, गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 जो है इसके अंदर इसे शामिल किया गया राफेल को। दोस्तों सबसे पहले जो राफेल जो है भारत के अंदर किस एयरबेस में आया था दोस्तों? ये जो है अंबाला, कहाँ पर दोस्तों? अंबाला हरियाणा, अंबाला का दोस्तों एयरबेस है हरियाणा में। इसके ऊपर दोस्तों पहली बार जो है राफेल उतरा था। और दोस्तों इसे जो है गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 के अंदर शामिल किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है दोस्तों भारत और रूस के अंदर किसके अंदर दोस्तों? याद करें दोस्तों ब्रह्मोस का नाम जो जैसे दोस्तों सुना है आपको, आपके मन में दोस्तों याद आना चाहिए दोस्तों? आपके मन में आना चाहिए भारत और रूस। और दोस्तों ये जो किस तरह की मिसाइल है भारत और रूस ने डेवलप किया दोस्तों इस ब्रह्मोस को? दोस्तों किस तरह की मिसाइल है ये? दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कौन सी? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। अगला प्रश्न है इंद्रजाल। दोस्तों ये जो इंद्रजाल है ये दोस्तों एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। क्या दोस्तों? जैसे कि दोस्तों आयरन डोम दोस्तों इजराइल का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, वैसे ही दोस्तों इंद्रजाल जो है ये दोस्तों भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तेजस क्या है? दोस्तों ये जो तेजस है ये दोस्तों क्या है? दोस्तों ये एक HAL, क्या दोस्तों? सर दोस्तों अगर आपसे बात की जाए HAL नहीं दोस्तों, तेजस जो है ये LCA, क्या दोस्तों? तेजस क्या है? तेजस एक LCA दोस्तों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्या दोस्तों? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हल्का लड़ाकू विमान। दोस्तों ये क्या है दोस्तों? तेजस जो है भारत में बना, भारत के अंदर विकसित हुआ दोस्तों पहला दोस्तों LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का 9वां प्रश्न। हम बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ, जो कि 10 अक्टूबर 2021 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? दोस्तों आपसे कौन चाहिए दोस्तों? FATF। दोस्तों मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि दोस्तों पाकिस्तान को अगर दोस्तों FATF ने अगर दोस्तों ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया तो पाकिस्तान को दोस्तों कोई भी दोस्तों संस्था या फिर कोई भी देश जो है पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे सकता। और दोस्तों ये जो FATF है, क्या दोस्तों? ये जो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दोस्तों FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहली बात दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर आप इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अगर आप कीजिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अगर आपसे बात की जाए इसका जो है उद्देश्य क्या है? तो FATF का जो उद्देश्य क्या है? FATF का उद्देश्य है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। क्या दोस्तों? FATF का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना जो है FATF का उद्देश्य है। बात कीजिए दोस्तों FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दोस्तों ये जो दोस्तों बहुत सारी लिस्ट बना रहा है जिसके अंदर दोस्तों अगर कोई दोस्तों देश जो है ग्रे लिस्ट के अंदर आ गया, अभी दोस्तों ग्रे लिस्ट की बात कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए कि दोस्तों अगर कोई देश ग्रे लिस्ट के अंदर आ गया दोस्तों ये जो इसके अंदर आने क्या दोस्तों FATF जो दोस्तों उसके ऊपर पूरी निगरानी रखता है। दोस्तों ग्रे लिस्ट के अंदर दोस्तों कौन सा है दोस्तों?
ग्रे लिस्ट के अंदर दोस्तों पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने जो है दोस्तों इसने अपने दोस्तों भाइयों को दोस्तों तुर्की, जॉर्डन और माली, इन तीनों को जो है दोस्तों बुला लिया दोस्तों FATF की ग्रे लिस्ट में। दोस्तों ये जो तीनों के तीनों दोस्तों दो देश है पाकिस्तान के जो दोस्तों भाई हैं दोस्तों, इन्हें दोस्तों पाकिस्तान ने बुला लिया FATF के ग्रे लिस्ट में। एंड दोस्तों अब जो FATF है दोस्तों ये तुर्की, जॉर्डन और माली दोस्तों इन तीनों देश पर भी जो और पाकिस्तान दोस्तों इन चारों देश पर जो है FATF दोस्तों इनके वो दोस्तों निगरानी रख रही है। और दोस्तों अगर दोस्तों दोस्तों अगर कोई देश ग्रे लिस्ट के अंदर है दोस्तों उसके ऊपर जो है संदेश है कि उसके ऊपर दोस्तों जो है उसके बाद एक संदेह है कि दोस्तों ये शायद जो है आतंकवाद की फंडिंग करता होगा, उसी के दोस्तों निगरानी में दोस्तों ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाता है कंट्रीज को दोस्तों। और दोस्तों बात की जाए अगर कोई देश दोस्तों ब्लैक लिस्ट के अंदर आ गया, अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट के अंदर आ गया दोस्तों उसे जो है दोस्तों वो दोस्तों एक तरीके से दोस्तों पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित देश हो जाएगा। उसे जो है दोस्तों कोई भी संगठन या फिर दोस्तों कोई भी देश जो है उसे लोन नहीं दे सकता, या फिर दोस्तों वहाँ पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद हो जाएगा। और दोस्तों अभी जो है पाकिस्तान ने एक अपने दोस्तों भाइयों को तुर्की, जॉर्डन और माली इन तीनों देशों को जो है ग्रे लिस्ट के अंदर बुला लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का 10th क्वेश्चन, और दोस्तों यही था हमारा आज का दोस्तों 23 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आप सही को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।